अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। और आज है जुमा, जिसका मतलब है कि आज है कॉल इन डे। और हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, एक बार मैं दोहरा भी देता हूं, 0213-233-0927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जमहूरियत की खैर हो, इस मुमलिकत की खैर, जो वक्त के गुलाम थे लम्हों में बिक गए, चश्मे फलक ने देखा है ऐसा भी माजरा, लाखों के तर्जुमान करोड़ों में बिक गए। वाह, ये तो अच्छी बात है। अब ये जो नंबर 1 वजीर साहब जो आए हैं, मुराद सही साहब, और कल खालिद मंसूर साहब आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि फेज 1 कंप्लीट हो गया है, जबकि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, बनना ही शुरू नहीं हुआ, और ये फेज 1 का हिस्सा था, और वो खुल्लम टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये दूसरे फेज के लिए सीपेक के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कितनी ज़रूरी है, और तीसरा ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सरबराही में ही ये फेज 2 कंप्लीट होगा या फिर इसके लिए नया वज़ीर आज़म चाहिए। पहला सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, अगर वाकई अगर ये इसमें ही शामिल था और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर जाहिर है कि फेज़ 1 मुकम्मल तौर पे तो कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ तक वो खुद भी कह रहे थे, हम बार बार इस पे जोर दे रहे थे ना कि $53 बिलियन का टोटल जो था फेज़ 1, उसमें से 25 बिलियन खर्च हुए, 28 बिलियन नहीं खर्च हुए। तो आई गेस ये आपकी जो मोटरवे है वो उसी में से है जिस जो खर्च लेकिन नहीं अब तो काम हो रहा है उस पर। चलें, होपफुली जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है यार, आई डोंट नो कि इसमें कितनी रिलेटेड है। और नहीं, अभी फेज़ 2 को कंप्लीट होने में मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम लगेगा, 2030 तक भी हो सकता है। हाँ, 2030 तक। अब उस वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेरे ख्याल चाहिए होगी आपको नहीं, वो शिक तो हट गई ना। थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर वो वाली अमेंडमेंट के साथ ही रहेंगे कि जो चाइना में हुई है कि शेपिंग जो है 1935 तक। अच्छा, वो वाला, ओके फाइन, ठीक है। उसके बगैर मुश्किल है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ वाली अगर कोई चीज़ करें। देखते हैं सर। अगले कॉलर हैं आमिर खान, हैमिल्टन, कनाडा। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। मुझे एक चीज़ बतानी थी। मैं पिछले दिनों फैमिली के साथ पाकिस्तान आया था, कराची, और मेरे ख्याल में एक स्कैम है, और हम लोग अपने साथ टेस्ट किट्स लेकर आए थे जो रैपिड वाली, तो उससे टेस्ट किया तो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मेरी वाइफ का पहले ओमिक्रॉन आया और फिर डॉटर का, और जब हम जाने से पहले हम अराउंड 31 ऑफ जनवरी हमने टेस्ट करवाया। उससे पहले हमारे पास होम किट्स थी, तो हमने थॉरोली चेक कर लिया कि हम सब क्लीन है अराउंड 30th ऑफ जनवरी। और ओमिक्रॉन कोई सारी उम्र के लिए नहीं होता, ये 5-6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उसके बाद टेस्ट क्लियर होता है जी। तो 31 ऑफ जनवरी हमने आ खान कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन हम 5 पॉजिटिव आए, विच वॉज आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि ऐसा होता नहीं है 5 लोग। और मुझे जब शक हुआ फिर मैंने उसी वक्त ही ईसा लैब से करवाया अपना सिर्फ PCR, और मैं क्लियर आया, जो कि हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि एवरीबडी क्लीन ये, लेकिन इन्होंने, और इसमें मेरे 35,000 लगे थे माशाल्लाह पूरी फैमिली के। बहुत खूब। तो आप अंदाजा करें कि अगर आप ये जाने से पहले 3-4 जगह से कराएं तो आपकी जेब ही खाली होती है, कि नो मैटर हाउ रिच यू आर जी। और इसके मैं अब आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपका बॉस आपको झूठा समझता है, ठीक है, वो आपको निकाल भी सकता है। मैंने 3 दफा एक्सटेंड करवाई सीट, जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, मेरा बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में ले रहा है, वो निकल भी सकता है, उसके जो भी हो, हू केयर्स, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर मैं अपने बॉस को बताऊं कि जी हमारे लैब में इस तरह होता है, तो व्हाट वुड दे थिंक अबाउट अवर लैब सिस्टम एंड ऑल मेडिकल सिस्टम? वो कहेंगे जी गार्बेज है, लेकिन हू केयर्स, ठीक है, पाकिस्तान वाले तो सोचते नहीं होंगे। अब ये बताएं कि जब आप हराम खिलाएंगे, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, सिस्टम में क्या होगा? वो चले फिलोसफी पे आने से पहले, आपका जो मेन इशू है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा,
ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे जानने वालों का। और ये पहले आपने जो घर पे कराया था मेरा ख्याल है वो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गए, बाकी 2 PCR थे। अच्छा, इसमें तो चलो एक डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 2 PCR टेस्ट कराएं आप एक दिन और एक दिन के बाद एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल अजीबोगरीब बात नहीं है। कैसे? एक ईसा लैब है, एक आगा खान लैब है। अच्छा। तो जब लैब्स भी मुख्तलिफ हैं, आर यू बीइंग पॉजिटिव? अभी टेस्ट मुख्तलिफ आ सकता है। पॉजिटिव बातें करें। आई एम ट्राइंग। अच्छा जी, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात है ना, वैसे एक और बात मैं आपको बताऊँ आमिर साहब कि ये होता है ना कि 3, 4, 5 दिन के बाद यू नो लॉन्गर इन्फेक्शियस। टेस्ट लोग फिर भी कराते रहते हैं। अभी मैं एक जानने वाले हैं दुबई में, आज ही मेरी उनसे बात हो रही थी और कह रहे थे कि उसने जब वो पाकिस्तान से वापस आया तो यहाँ से वो नेगेटिव गया है, वहाँ पहुंचा तो पॉजिटिव, ठीक है, और फिर 20 उसके टेस्ट हुए हैं, 20 पिछले 3 हफ्तों में। और बेचारा मतलब कैद हुआ क्या कर सकते। नहीं, जब पाकिस्तान से उसने तैयारे ने टेक ऑफ किया है तो अरेबियन सी के ऊपर उसे कोविड हुआ होगा, पाकिस्तान की फजाई हुदूद में नहीं हुआ। आई थिंक सो बिकॉज़ वो भी इंटरनेशनल। यहाँ इल्ज़ाम देना यहाँ के सिस्टम को ज्यादती है बस यार, मतलब आपको पता है लोगों। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जवाहर खोर साहब, एक बात करूंगा, कल यहाँ पे जो ये माशाल्लाह अकबर बादशाह के 9 रतन थे, हमारे वज़ीर आज़म के 10 रतन है, उसके हवाले से 2 बात करूंगा कि जी इमरान खान साहब बड़े दावे करते हैं कि जी हमारी मईशत टेक ऑफ कर गई और हमारे बुरे दिन खत्म हो गए, तो फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमाद की मिनिस्ट्री है उनको कंसीडर नहीं किया गया। तो एक बात ये, फिर कहते हैं जी हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मिनिस्ट्री को नहीं कंसीडर किया गया। एक बात ये। दूसरा, ये थोड़े अरसे पहले एक बड़ी मतलब सोशल मीडिया पे भी थी, फिर अंसार अब्बासी का भी मैंने देखा, उन्होंने कहा जी 4 लोगों ने अपनी शेरवानी सिलवा के रखी हुई, स्टिच करवा के रखी हुई है इमरान खान के ऑल्टरनेट के तौर पे, जिसमें परवेश खटक हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और अपना ये मियां सोमरो हैं। तो ये चारों क्या इनकी नज़र तो नहीं हो गए कि इमरान खान को पता हो जी ये मेरे ऑल्टरनेट के तौर पे अपनी शेरवानियाँ सिलवा के बैठे हुए हैं, तो इसीलिए तो इन लोगों को भी उन्होंने अपना अच्छी परफॉर्मेंस का अवार्ड नहीं दिया जी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। वक्फा ले लें। अच्छा, माँ जबीन साहब आए कराची से। मेरा मसला ये है कि हमारे पास NIT यूनिट्स हैं, हमने वो रजिस्टर नहीं कराए। अब रजिस्टर नहीं कराए तो उसके लिए ये हो गया कि ये तो बैन हो गए, इनका कोई मकसद कोई हल नहीं। अब इस तरह तो हम जमा करें, इस तरह कितना नुकसान हो गया वो। अब तो ये तो बताएं हमारे, हम फिर करें क्या, किस तरह उसका हल करें। अब जाहिर सी बात है हमारी उम्र ऐसी है, हम धरना वरना भी नहीं दे सकते, और फिर क्या इसका हल क्या होगा। आप हमें कुछ तो हमारी रहनुमाई करें। NIT यूनिट्स मेरे पास हैं, okay. वो रजिस्टर नहीं कराए, बैरर है रजिस्टर्ड नहीं। मैं इसका तरीका नहीं जानता माजबीन साहिबा। रजिस्टर्ड क्या मतलब? ये तो कोई जो है एक्सपर्ट जो है ना इससे वाबस्ता इस तरह की स्कीमों से, अगर बेहतर ये है कि उससे मशवरा कर लें, इसलिए कि हम जो भी मशवरा देंगे वो बहुत ही, वो भी गैर रजिस्टर्ड ही होगा, नीम हकीम टाइप का होगा। बहरहाल ये कि आपका मसला। अच्छा, आपने माजबीन साहिबा, आपके पास मतलब क्या फिजिकल सर्टिफिकेट है या ऐसी कोई चीज है आपके पास? हाँ, यही होगा। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब आप कोई भी सर्टिफिकेट खरीदते हैं सरकारी, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में मौजूद होता ही है, इंदराज तो होता ही है। जरूर उसका फोलियो नंबर, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता है। मेरी समझ में नहीं आया कि गैर रजिस्टर्ड यार वैसे ये कुछ हुआ है कुछ लोगों के साथ, अब आई होप कि इनके साथ नहीं हो, कि अगर आप कहीं और से लेना तो लोग कभी कभी आपको जाली भी, ये हो सकता है। ये गेम देखी है, ये हो सकता है। मैंने शायद NIT यूनिट्स के साथ, अगर इन्होंने मरकज से नहीं लिया सरकारी तो हाँ, गेम हो सकता है। तो इस पे थोड़ी सी और डिटेल चाहिए होंगी माजबीन साहिबा। फातिमा साहिबा हैं कराची से। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। जी मेरा मसला जो है वो पेंशन का है। पहले मेरे वालिद का पेंशन है असल में, उसके बाद फिर वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा को मिला, फिर मुझे मिलना था, लेकिन मुझसे वो बैंक वालों ने कहा कि आप जो है ना पेंशन बुक जमा करा दें, तो मैंने जमा करा दिया। लेकिन खैर बाद में मैंने कोशिश की
तो मेरा सब कुछ हो गया। इस्लामाबाद से मतलब मुझे पेंशन आना था, वो मुझसे मांगते रहे, सब हर चीज लेटर भी भेजते रहे, सब कुछ करते रहे, नेशनल बैंक से सब कुछ जब मैंने दे दिया, अब उनको मुझे पेंशन देना था तो कहते हैं कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो इसलिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। मैं उनकी डॉटर हूँ, मतलब बेटी हूँ और बेवा भी हूँ, तो उस लिहाज से मेरा तो हक बनता है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मेरे तो अब मैं क्या करूँ? मैं ज़ाहिर मेरे पास आमदनी का जरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब अगर उनको नहीं देना था तो वो ये सब कुछ क्यों मंगवाते रहे, क्यों मांगते रहे? और मैंने सब कुछ दे दिया, फाइनल होने वाला था फाइनल, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो पेंशन नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास नहीं है। जबकि मैं आपके पास क्या नहीं है, मतलब वो क्या कह रहे हैं? पेंशन बुक नहीं है लेकिन पेंशन की कॉपी है। और ये कौन से इदारे की बात कर रही हैं आप? मिनिस्ट्री ऑफ फूड की है। अच्छा, ये हुकूमती इदारे की पेंशन है ये जी। और वो मतलब अब्बू को इस्लामाबाद से आती थी पेंशन, तो फिर अम्मी को मिली, फिर अब्बू के इंतकाल में अम्मी को मिली, अब मेरा भी हक बनता है, तो मतलब मैं बेवा भी हूँ और जी आप मैंने, तो वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ हो गया, मतलब अब ये उम्मीद थी कि अब आ जाएगा, अगले महीने मुझे पेंशन मिल जाएगी, तो वो कहते हैं कि नहीं आपके पास तो नहीं है ओरिजिनल, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। तो अब मैं क्या करूँ? मतलब मेरी अगर कोई रहनुमाई हो जाए, मैं किससे कंप्लेन करूँ कि मुझे पेंशन मिल जाए? मतलब ऐसी बात है कि मैं एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं, मतलब देखिए इस तरह के मामलात के लिए जो फौरी तौर पे मेरे जहन में आ रहा है, विफाकी मोहतसिब का इदारा है, यहाँ कराची में भी उसका दफ्तर है, उसको अगर आप दरख्वास्त दें तो वो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कोई मुदाखलत कर सकते हैं। फौरी तौर पे तो मेरे जहन में यही आ रहा है। अच्छा, ये फेडरल मिनिस्ट्री की बात हो रही है या ये सूबाई मिनिस्ट्री की बात हो रही है? ये वफाक की बात हो रही है यहाँ पे फातिमा साहिबा? हेलो, चली गई हैं। क्योंकि मैं ये भी कहने वाला था कि एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसका क्लिप कम से कम जो रेलेवेंट मिनिस्टर है या डिपार्टमेंट है उसको तो हम भेज सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। इमरान साबरी साहब हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। ये सवाल ये है जी, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है, मार्शल लॉ है या मलूकियत है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जी मुझे तो मिल्क शेक लग रहा है। बस बेहतरीन है। हाँ यही है, यही फलूदा कह आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात। मिल्क शेक का भी मतलब एक आइसक्रीम का भी बनता है ना, फलूदा में तो मिक्सिंग होती है, फलूदा मजेदार भी ज्यादा होता है। फलूदे पे मैं ख्याल हम डन कर दें साबरी साहब। हाँ, फलूदा। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट मोहम्मद सदीक कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो। जी 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 जनाब, मेरा नेशनल बैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो 5 साल से हमारी कोई इंक्रीज नहीं हुई और हमारा पेंशन का केस जो है वो फंसा हुआ लाहौर हाई कोर्ट से भी हो गया है, पेंशनर के फेवर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, वहाँ से भी पेंशनर्स के फेवर में चला गया है। तकरीबन 2-2.5-3 साल हो रहे हैं, तो रिव्यू में है, रिव्यू में आगे केस चल नहीं रहा और हमारी इस आगे के दौर इतना शदीद हो रहा है, 5 साल से हमारी कोई पेंशन के अंदर इंक्रीज नहीं हुई। इसी पेंशन के आसरे में कई लोगों की बेटियां पता नहीं सफेद बाल हो गए, उनके से क्या क्या गुजरी। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों के थ्रू, मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इतना हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम एक रिव्यू कमेटी में 2.5 साल 3 साल हो गए। अब तो मकबूल बाकर भी अप्रैल में शायद वो भी जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे। अब गरीब लोगों का आखिर सुनेगा कौन? तो मैं चीफ जस्टिस साहबान और बाइख्तियारों के से आपकी तवज्जो से अपील करता हूं। अब मसला ये है, ये तो एक नए पेंशनर हैं, नए नहीं होगा, रिलेटिव लाखों लोग हमारे जो है हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 2 से 3 बिल्कुल सेम डिटो जो है गुफ्तगू और वही उसी तरह से अपील और आगे तक ना जाना और बंद गली में होना, हर हफ्ते 2 या 3 इस तरह की कॉलें आती हैं। अब मुझे नहीं पता कि सिर्फ आधा प्रोग्राम हुआ है और कितनी कॉलें लाइन में इस मौजू पे ही रहेंगी। बल्कि यार तजवीज़ देनी चाहिए अपने मालिकान को कि एक वीकेंड पे सिर्फ एक एक्सक्लूसिव ये प्रोग्राम शुरू करें पेंशनर्स के लिए। आपका प्रोग्राम
खत्म ही नहीं होगा 10 साल। नहीं, खत्म हो ही नहीं सकता। देखिए सिद्दीक साहब, ये वही हम बात करेंगे एक बार फिर जो हर बार कही जाती है। इनका प्लान ही पूरा यही है कि इतना डिले करें कि सारे पेंशनर मर जाएं, सिंपली पुट। अब मेरे पास और कोई इसका जवाब बचा नहीं है। मैं सिर्फ बिल्कुल, और आपने सही अपील की है चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि एक जो हमने पैटर्न देखा है विद ऑल चीफ जस्टिस, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके शायद खोसा साहब, यार जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ना 5 चीफ जस्टिस तो मैंने जी देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद हर चीफ जस्टिस की एक पेट ऑब्सेशन होती है। हाँ, ठीक है, सबकी। उनकी अपनी थी, साकिब निसार साहब का था डैम, ये अस्पतालों पे छापे मारो, जेल में जाके खाना चेक करो। गुलजार साहब का था कराची लार्जली। आप ये दुआ करें, सब इज्तमाई दुआ करें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उसकी थोड़ी बहुत ऑब्सेशन पेंशन्स के साथ हो, क्योंकि ये एक मजाक है कि यार रिव्यू पिटिशन है सर, रिव्यू पिटिशन है। ये वो अदालतें हैं जब कोई मतलब हत्या की इज्जत का केस आता है तो वो तो सर सर फहरिस्त, अभी हम बात करेंगे, लंबी लंबी हेडलाइंस बनती हैं। यहां पर लाखों लोगों का हक मारा जा रहा है, केस जीत लिया है, रिव्यू पिटिशन नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को परवाह पट्टी नहीं चलेगी, पट्टी नहीं चलेगी, पता नहीं क्या होगा यार। अब महफूजुल हक साहब हैं कराची से। जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी जनाब, ये मैं कहना कि हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई गंदम की और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्या तो ये फिर चीजें रेट ऊपर ही जा रही है, कम तो नहीं हो रही है अगर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है तो? वो कह रहे हैं वजीर आजम कहते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, उसके बावजूद रेट कम नहीं हो रहा, ऊपर ही जा रहा है। आटा और दूसरे एग्रीकल्चर चीजें बहुत, जी हर चीज आज तक ऐसी नहीं हुई, तो ये रेट ऊपर क्यों जा रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही? पता नहीं सर। इनका यही था ना कि महंगाई कि पैदावार बढ़ रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। देखें पैदावार भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, ये भी इस तरह भी आप देख सकते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लतीफ साहब हैं कराची से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे वसुदुल्ला खान साहब से बात करनी। बोल रहा हूँ जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर वो मैं भी पेंशन के मुतालिक ये बात करनी थी कि कल जो है मतलब ऐलान हुआ कि 15% जो है ना वो सरकारी वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह में इजाफा। वो सिर्फ फौजी जवानों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है फिलहाल। अच्छा सर, पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा का ऐलान नहीं किया गया, तो क्या इस बारे में कोई ऐलान मुताबिक है? अभी हम क्या कहें, तरीन साहब जो हैं वो जाने। मेरा ख्याल है पिछले साल कोई थोड़ा बहुत उन्होंने बकदरे अश्के बुलबुल, या मैं तो कहता हूँ ये बात छोड़ें। मतलब आपसे सवाल किया था, मेरी इजाज़त से अब मैं भी जवाब देना चाहूँगा। सर आप बात कर रहे हैं पेंशन की इजाफे की, यहाँ पर लोगों को पेंशन जो उनका हक है वो मिल ही नहीं रही, तो इजाफा तो यार दूर की बात, मतलब छोड़ दें। अगर आपको फर्ज करें 5,000 मिल रही है तो उन्हें 5 पैसे भी नहीं मिल रहे, हजारों ऐसे हैं। और वो 5 लाख भी कर देंगे, मिलेगी 5,000 से 8,000 हो गई है शायद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, पता नहीं कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है। जी अगले कॉलर कौन है? अजीम खान। अच्छा अजीम खान वापस आ गए। जी अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बनारस से बात कर रहा हूँ। मैं खासकर जो सिरली के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो, किसके बारे में? ये सिरली के बारे में जो कच्चों की जो तनख्वाह है ना कच्चे वर्करों की। जी 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 जी। वफाकी हुकूमत ने जो है ना ऐलान किया था 19,000 का, संघ गवर्नमेंट ने किया था 25,000 रुपए। जी अभी यहाँ पे जो है ना 19,000 रुपए नहीं दे रहे, अगर कोई दे भी रहे तो कह रहे 12 घंटे ड्यूटी करो। तो आपसे गुजारिश है कि आला हुकाम तक ये बात पहुंचा दें ताकि ये वर्करों के साथ थोड़ा बहुत। ठीक है सर, ठीक है। कच्चे वर्करों के साथ नहीं, मैं ख्याल हमने कभी सिर्फ वो मतलब पूरे कच्चे वर्कर्स के लिए नहीं था, लेकिन एक हमने प्रोग्राम अभी हाल में ही किया था मिनिमम वेज और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर। आपका भी मसला मुझे वही लग रहा है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा तेज़ी के साथ। और 2 बड़ी आम टेक्निकें हैं। हाँ, वाउचर पे वो लिखवाएंगे 25,000, देंगे 19,000 या 20,000। तो अब वर्कर के पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरे ये है कि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, 11 का देंगे, इसलिए कि 12 के बाद फिर आपको पता है नहीं, बड़े मतलब हर चीज का तोड़ है सर। हाँ, और सब लीगल विद इन लीगल ऑर्बिट है। परफेक्टली। आमिर हैं साहब हैं कराची से।
आमिर अली साहब। जी सर। जी, अभी एक कॉलर से पहले कोई साहब फरमा रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसकी कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त थ्रू आउट पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जो इनपुट्स हैं उनकी तो ब्लैक मार्केटिंग और प्राइस जी इस हद तक बढ़ा दी गई है, और नेशनल मीडिया पे उस पर कोई बात नहीं करता। और ख़ास तौर पर अब जो फसल आने वाली है, हमें जो काश्त करनी होती है कॉटन की, वो थ्रू आउट पाकिस्तान पीपल आर गोना सफर। और गंदम के हवाले से भी कि मुल्क में वैसे ही अब रोटी खाने के हवाले से मुश्किल होगी कि आटा बहुत महंगा हो जाएगा और गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर आप दो अल्फाज कहें या नोटिस में लाएं अथॉरिटीज के, आप ले आए ना नोटिस को। इस पर आमिर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस पर हमने एक पूरा तफसीली शो भी किया था, यूरिया की जो शॉर्टेज है, और यही हमने मेरे ख्याल हफ्ते हो गए हैं, शायद 3 हफ्ते हो गए ऐसा कुछ। ये एक और टाइम बॉम्ब है, और जब ये फटेगा तो मुझे अभी से ही पता है कि क्या हेडलाइंस बनेंगी कि जी इस माफिया के साथ हम सख्ती से करेंगे, आप फिक्र ना करें वजीर बस एक दफा ये बहरान खत्म हो जाए। एक दफा बहरान खत्म हो जाए तो एक पूरी कमेटी भी बैठेगी, नोटिस ले लिया है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप बेहतरी देखेंगे। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। तनवीर अहमद हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब जो इमरान खान ने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो इसके हवाले से आज के नौजवान जो उनका 5 साल जो ज़ाया हो रहा है, उसके बाद वो जॉब तो नहीं मिलेगी उनके 33+। तनवीर अहमद साहब उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेंगे। वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती हैं, वो सरकारी शोबे में भी हो सकती हैं, और जो साहब या जो लोग गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं यहाँ कहता हूँ उन्हें नहीं मिलेगी। वो अपना कोई आइडिया सोचें और उस पर अभी से अमल दरामद शुरू कर दें, वरना अपने बाल सफ़ेद कर लें। जी कुछ ऐसा ही है। मुस्तफ़ा सफ़ी हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप दोनों को मेरा सलाम हो। कैसे मिजाज हैं? खैरियत है? आप लोग ठीक सर? बस बैठे हुए हैं सर, आप सुनाएं। सर मेरी एक अर्ज थी, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के तवज्जुह से फरमाएं भी पहुंचे और अपोजिशन तक भी। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, रियासत मदीना में इंसाफ से पहले जो बुनियादी चीज थी वो अखलाक थी। अखलाक के बाद इंसाफ की बारी आती है। तो मेरी अर्ज ये है कि भाई हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन भी तहरीक अखलाक को जो है वो शुरू करें, और एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय इस मुल्क की अवाम की फिक्र करें। मुल्क बैनुल अक़वामी कर्जों में डूबता जा रहा है और अवाम जो है वो पर्सनल लोन्स की नजर होती जा रही है। सही बात। तो इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ज़रार भाई से भी और वसत भाई से भी कि मेरी इस आवाज़ को आगे पहुँचाएं, ताकि लोग सुनने वाले ये सोचे कि भाई कोई अखलाक भी कोई चीज़ होती है, अखलाक के बाद इंसाफ और दीगर चीजें। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। बात तो आपकी सही है सर, लेकिन ये तो फिर मतलब मैं ना ही समझूं ना। हाँ लेकिन ठीक है, बात सही है, एग्री विद हिम, उसूली तौर पर ठीक है। रेहान शमीम साहब हैं। जी रेहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 1-2 स्टेटमेंट है और फिर आपसे एक सवाल है। पहली बात तो ये कि ये भी आप मुस्तफ़ा साहब थे, कोई आपसे उन्होंने सवाल किया, वो कुछ अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। पहली बात तो ये कि जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोला, आप जैसा प्रोग्राम जो आप लोग अनबाइस प्रोग्राम करते हैं, इस तरह का दूसरों को भी ट्रेनिंग आप लोग एक इंस्टीट्यूट खोल लें और लोगों को ट्रेनिंग भी दे देंगे कि किस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं कायदे तमीज एहतराम से, जिसमें बदतमीजी और गालम गलोच और छीना झपटी जो चीजें यहाँ पे होती हैं प्रोग्रामों में बैठ के, वो ना हो बैठ के। पहले तो आप इखलाकियात, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लोग आप लोगों का प्रोग्राम नहीं देखते क्या? हम लोग बैठ के देखते हैं और आपका वाहिद प्रोग्राम है जिसमें नंबर भी मिल जाता है और जिसमें
हमें कल भी आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था सीपैक के हवाले से, बड़ी कायदे की वसतुल्लाह साहब खान साहब बात कर रहे थे कि भाई एंड रिजल्ट क्या हुआ सीपैक में चीजों का, ये तो बता दें। वही वो साहब नहीं बता पा रहे थे। दूसरी बात ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अलावा हमें 3.5 साल में ज़रार साहब, असद साहब, हमें क्या मिला? हमें लड़ाई झगड़े के अलावा हमें क्या मिला? कोई बेहतरी हमने 3.5 साल में नहीं देखी। इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ जाए। और एक और बात वो ये, इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा, ये 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, ये कौन लोग होते हैं कि जिनको मिल जाएंगी? ये कहां से आते हैं? वो होंगे तो मिलेंगी ना। आप अभी से क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अभी जो है गांव बसा नहीं है और आप जो है पहले से गुस्सा कर रहे हैं। सर 3.5 साल हो गए ना सर, और ये 50 कहां से लेकर आएंगे? कहां से वो डाटा आएगा? आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये फिक्र कर रहे हैं 3.5 साल रह गए, 1.5 साल और गुजर जाएगा, उसमें मसला क्या है? इसी मुल्क में रहते हैं यार, इनका हक है फिक्र करना। क्यों ना फिक्र करें यार, हम सब फिक्र ही कर रहे हैं। बात आपकी सही, बात सच है रेहान साहब, मगर बात है हाँ वो ये मत कहना मगर रुसवाई। मैंने कह दिया अब वापस जाके वापस चले गए वो। सॉरी, नसीम बेगम कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि देखिए मैं PIA में नौकरी करती हूँ, वहाँ पे नर्सों में आज बल्कि 2 दिन पहले से ये डिसाइड हो गया कि जी उनका मेडिकल का शोबा बंद कर दिया गया, उसको जो ना बेच दिया ठेकेदारों के हाथ। तो सारे बुजुर्ग जो है वो भी मर गए और जितने एम्प्लॉयज थे वो भी मर गए, हम सब समेत। तो आप लोग इज्तिमाई फातिहा पढ़ दें हमारे प्रोग्राम, हम सब लोगों। लेकिन आपकी फैसिलिटीज तो वापस नहीं लेंगे ना, जो PIA ने मेडिकल की दी है, अगर वो निष्कारी भी कर रहे हैं। उस पैसे की जरूरत नहीं होती जो वक्त के वक्त होती है। जो एम्प्लॉय है उसके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए। आप अगर उस ऑर्डर को गौर से पढ़े तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, कितने लोग मुतासिर होंगे इससे अंदाज़न? चलो लाइन कट गई। अगले कॉलर का नाम आपके पास है, महबूब आजम कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहतरम, मेरा एक सवाल ये है कि जो कौमी सूबाई असेंबली के मेंबरान होते हैं उनसे हम तवक्का रखते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें। जब एक मेंबर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली करोड़ों रुपए खर्च करके आएगा तो वो ईमानदारी से कैसे काम करेगा? जब तक हमारा निज़ाम ये सही नहीं होगा कि वो लोग जो है बगैर पैसे के आए तो फिर वो काम भी सही तरीके से करेंगे। दूसरा मेरा एक सवाल ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बड़ी मादरत के साथ, कि नस्ल टावर तो आपने गिरा दिया जी। आप ये बतलाइए कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक नीचे का जो सरिश्तेदार होता है या छोटे से छोटा भी जो जज होता है वो सुबह को बैठ करके क्या करता है? सबसे पहले वो लोगों से पैसे लेकर के अपनी जेबें भरता है, समझे ना? तो इस तरफ तवज्जो दें, पहले अपने डिपार्टमेंट को तो सीधा कर ले, उसके बाद दूसरे लोगों को क्या कहते हैं आप, वो दूसरे लोगों को फिर कानून का अमल दरामद कराएं। शुक्रिया। बात आपकी सही है सर, और ये बात आपकी वजह है कि कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ठीक है, पहले अपने घर की सफाई करें। बिल्कुल हमारे जुडिशल सिस्टम को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। मसला ये है कि अगर कोई चीफ जस्टिस ये कोशिश भी करे और ये नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि तमाम बार काउंसिल्स एक हो जाती हैं, प्रेशर भी आता है। लेकिन जाहिर है, बिल्कुल अगेन आपकी बात सही है कि आप अगर बाहर देख के इतने बड़े इकदाम ले सकते हैं तो कोई एक ऐसा चीफ जस्टिस आए जो पेंशन्स के साथ साथ थोड़ा सा पेंडेंसी और इन चीज़ों पर भी काम करे। थोड़ा बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हुआ, लेकिन जाहिर है कि ये नाकाफी है। कुछ इस पर लेजिस्लेशन भी चाहिए, लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फड्डा शुरू हो जाता है, वो एक अलग बात है कि पीनल कोड में सुना ये है कि 700 के लगभग जो है अमेंडमेंट्स हो रही हैं। हो सकता है उससे कुछ सूरत हाल बेहतर। ये मेरा नहीं ख्याल, वो पीनल कोड पर है ना, ये तो बात ही मुख्तलिफ कर रहे हैं। पीनल कोड है वो, अगर सेहतमंद होगा तो जज के सामने ज्यादा क्लियर पिक्चर आ सकेगी किसी मसले की, ये फायदा तो होगा। चलें, जहूर अहमद साहब है कराची से। जहीर अहमद जी। जी अस्सलाम वालेकुम जहीर साहब। जी वालेकुम सलाम। जरा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, रियासत मदीना के अंदर एक कानून होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल सर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना घर रेगुलराइज नहीं था, कोर्ट ने उनको मौका दिया, उनका घर अपना रेगुलराइज हो गया। कराची के अंदर लोगों के घर रेगुलराइज नहीं थे, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया।
कराची के अंदर आप देखें गरीबों की जमा पूंजी लगी हुई थी, सबके सब जो है वो जीरो हो गई। तो ये डबल कानून क्यों है फिर? वज़ीर-ए-आज़म को तो वज़ीर-ए-आज़म का अपना घर भी उसको भी डैमेज होना चाहिए था देखा जाए तो। और यहाँ पर बिग रोड के आसपास आप देखें, शारा फैसल पे देखें, आर्मी पूरे का पूरा बिजनेस कर रही है। चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं, तो उसके बावजूद उनकी चीजों को, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया। तो ये दोहरा इंसाफ क्यों है? मतलब दोहरा कानून, आर्मी के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए कानून अलग है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून अलग है, क्यों? तो वज़ीर जी हमारा भी यही है, हमारा भी यही है। वो कहते हैं ना, एक नहीं दो पाकिस्तान, ये एस्टिमेट है, एक नहीं 2 दर्जन पाकिस्तान। हाँ। वक्फा ले। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं असलम भट्टी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम जनाब खोड़ा साहब जी। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे जी कि हमारे यहाँ सीनियर फौज में सीनियर लोगों को प्लॉट भी मिलते हैं, उनको नौकरी के बाद जो है उससे भी अच्छी जॉब मिलती है, और इसी तरह जुडिशरी भी जनाब वो सारे अच्छे और बड़े बड़े कीमती प्लॉट लेती है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी भी मिल जाती है और पेंशन भी मिलता रहता है। मगर ये लोग जितना भी पैसा मिलता है उसको लेके फिर वो ओवरसीज में कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी यूरोप में चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो क्या ये फैसिलिटीज इंडिया की फौज और जुडिशरी भी लेती है? ये सवाल अच्छा है, मुझे नहीं पता। मुझे जेन्युइनली इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ डेफिनेटली। इनफैक्ट अभी हाल में अथर मनीला साहब की इस पे फैसला आया था या कुछ जजमेंट हुई थी, याद है आपको? नहीं मुझे याद है। अरे वो कुछ था कि जी प्लॉट्स नहीं मिलने चाहिए, वो एक अलग बात है। सवाल आपको इंटरेस्टिंग है जी, ये मैं इस पे थोड़ी सी तहकीक करता हूँ। इस वक्त पे मैं इसका जवाब ज़ाहिर आपको नहीं दे सकता। खान हबीब साहब हैं सखर से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो अमन का मसला है या जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि रोजगार बिल्कुल नहीं है इस दौर में। चले नौकरी तो ना मिले, मजदूरी तो लोगों को मिले जी, ठीक है ना, इस पर जरा रोशनी डालें मेहरबानी। नहीं, आपने बात कर दी, आपने रोशनी डाल दी। इसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मजीद आराई हैं कराची से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मजीद साहब। वालेकुम सलाम। अगर टीवी आपका ऑन है तो बराए मेहरबानी म्यूट कर दें। मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा ठीक है सर, जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है ज़रार साहब से और सादुल्लाह खान साहब से कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो बात है वो जो हुक्रान है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं मिनिस्ट्री, उन तक पहुँचे। दरअसल मेरे भाई एक इंटरनेशनल फेम आर्टिस्ट है, लंदन में सेटल्ड है। तो उन्होंने मुझे जो ना मैंने उनसे डिस्कस की थी, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ पैसा इतना रखना नहीं चाहता, तो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ फॉरेन रेमिटेंस में पाकिस्तान में। तो फॉरेन रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो पैसा मंगवाना शुरू किया, ठीक 2017 से। ठीक, तो ये मेरा एक लीगल पैसा जो है वहां से आ रहा था, फॉरेन रेमिटेंस, जिसपे गवर्नमेंट खुद खुश होती है कि फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है। बिल्कुल। अब उसमें 2017-18 पे अब मेरी इंक्वायरी हो रही है, तकरीबन मैं 17-18 दफा मुझे नोटिस आ चुके हैं। कहाँ से? कि जी वो फलाना चीज लेके आए, फिर कहते हैं जी फलाना चीज लेके आए। अच्छा जी आपने इस कैश कहाँ से करा है? अच्छा जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हर चीज मेरे वकील ने लिख के दी है। उन्होंने यहाँ तक बताया हुआ है मेरे वकील ने कि सोर्स ऑफ इनकम इनके भाई है, ये वो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली को, वहां से जो इनके पास पैसे बचते हैं। और जो जितने भी हैं रेमिटेंस वो हम लीगली बैंक के थ्रू ही उसको कैश कराते हैं। एवरीथिंग इज इलीगल। उसके बावजूद भी मुझे अब रिसेंटली कल परसों तो मेरे ख्याल ये 16-17 दफा नोटिस है। नहीं, कहाँ से नोटिस आ रहा है मजीद भाई आपको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? हाँ। अब आप बताइए कि लोग क्यों मंगाएंगे रेमिटेंस? सवाल मेरा ये है कि जब आप इतनी इंक्वायरी करने के बावजूद, हर चीज मेरा वकील खड़ा होता है, हर चीज डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके बावजूद ये पोजीशन। सर आपने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी से रुजू करने की कोशिश की है या ऐसा कुछ?
हेलो जी जी, मैं आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज है जो ये सारी चीज़ें देखती है, और बिल्कुल आपकी बात सही है, रेमिटेंसेस पे तो हम लुडियाँ कर रहे होते हैं ना कि इतनी रेमिटेंस हो गई। आपने किसी गवर्नमेंट के एहलकार या इस तरह के किसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की है अभी तक? नहीं, ये जब मुझे पहली दफा नोटिस आज से 2 साल पहले आया था तो मैंने इमरान खान साहब को भी लिखा था और मिनिस्ट्री ऑफ उसको ओवरसीज पाकिस्तानीज वाली जो, हाँ, उनको भी लिखा था, बाकायदा लेटर लिखा था कि देखिए ये लीगल है और लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे वहाँ मौजूद हैं, हर चीज कि मैंने बैंक के थ्रू आए, बैंक के थ्रू इसे कैश कराया है। देखिए बात मैं अर्ज करूं, वो उनके नोटिस आते रहे, लेकिन अगर आपके पास पूरा लाइन है कि जी यहाँ से पैसा आया और यहाँ से निकलवाया और सारी डॉक्यूमेंटेड है, तो अगर वो कोई भी धमकी दे रहे हैं कि जी हम केस करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जाने दें, कोई बाल बीका नहीं होगा आपका, इसलिए कि आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन वकील पे तो खर्चा हो रहा है ना? है, वकील पे तो खर्चा हो रहा है, वकील पे तो खर्चा होगा। मैं वकील होता तो नहीं तो सर वो भी कोई कम खर्चा नहीं होता। हाँ ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये मैं पहली बार ये चीज़ सुन रहा हूँ, हाँ, क्योंकि रेमिटेंसेस का सिलसिला कोई मतलब पिछले साल नहीं शुरू हुआ, हाँ, राइट, ये तो मतलब कितनी 70 की दहाई से ही, मतलब लेकिन मसला ये है कि मेरा जैसे है एक बैंक में स्टर्लिंग का अकाउंट है, उसमें 1000-1500 पड़े हुए, मुझे तो कभी नहीं आया, मेरा तो वहाँ से बीच से भी पैसे आते थे एक ज़माने में। नहीं वो ये मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ। तो ये मतलब एक चुल तंग करने वाली बात है। नोटिस से आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इनके पास सारा का सारा पूरा? मेरा ख्याल है आप कोई आप जरा चेक करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके कोई दुश्मन तो नहीं बैठे हुए? हाँ, और बकौल वजीर आजम के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ताहिर बशीर साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस सर बैठे हुए हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन मीडिया के हवाले से था कि क्या कोई मीडिया की ऐसी पॉलिसी भी है कि यहाँ पे इखलाकी तौर पे जो मुजरिम है या जिनको सजा याफ्ता है उनको मीडिया क्यों कवरेज देता है, या इखलाकी तौर पे ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनको मीडिया कवरेज देता है? लोगों को पजीराई होती है कि ये उनको आइडियल समझ लेते हैं। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? मतलब एज ए होल बात कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं जनरल बात कौन, मतलब उज़ैर बलोच का इंटरव्यू कब हुआ है, जावेद इकबाल सीरियल किलर का इंटरव्यू हुआ था, मुझे नहीं पता कि फैसल कमांडो जो टारगेट किलर था उसको हमने कभी शो पे बिठाया था, तो मैं मतलब एज ए हीरो पेश किया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि बात किसकी हो रही है, कोई नाम ले लेना। नहीं एज ए होल आप उसको चले ठीक है, जनरली कुछ बात है ही नहीं यार। मैं आपको मिसाल दे, सोहेल चौहान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सोहान साहब। वालेकुम सलाम सर। सर जी सर। जी भाई। सर टीवी ऑन ऑफ कर दें पहले तो। सर टीवी तो ऑफ है, तो हाँ तो बात कर लें सर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सुहेल बात कर रहा हूँ, सुहेल चौहान मुल्तान से। मैं ना कुछ अरसे से ना कोई अदालतों के चक्कर लग रहे हैं मेरे, तो एक उस हवाले से, कानून के हवाले से करनी थी बात कि एक बंदे को आपने रिश्वत लेते हुए पकड़ा, रिश्वत लेते हुए पकड़ा और वो गया अदालत में। अदालत में जब जज के सामने जाता है तो जज के साथ बैठा हुआ जो रीडर होता है उसी को वो रिश्वत दे के पेशी लेता है जी। मतलब एक रिश्वत के तौर पे पकड़ा गया बंदा, तो वो जब जज के पास जा रहा है, वहाँ पे केस चल रहा है, जज के साथ बैठा हुआ रीडर उसको वो पैसे दे रहा है और वहां से उसको पेशी मिल रही है। तो मतलब ये उन्हीं के सामने क्राइम हो रहा है, उन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जहर को जहर ही मारता है। काश होता है। आपके पास है कोई जवाब? अच्छा मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो मजीद आराई जो कह रहे थे ना कि इनकम टैक्स वाले नोटिस भिजवाए, हम एक सवाल उनसे करना भूल गए कि वो ठीक है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, इज ही टैक्स पेयर और नॉट? I don't know कि रेमिटेंसेस का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रैंकली मुझे नहीं पता। नहीं बहरहाल इनकम तो कहीं ना कहीं से घर तो चल रहा है ना, तो उन्होंने हो सकता है ये पूछा हो उनसे। हो सकता है अगर ये टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्टर्ड हैं या देते हैं, ये भी सवाल है। आज वक्त ख़त्म हो चुका है अभी, और इंशाल्लाह मंडे को फिर आप हमारी शक्लें देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।